असम के साथ आपका नाता कैसा जोड़ लिया? आसाम के साथ नाता तो मैं अभी क्या बोलना चाहूँगी कि आसाम तो जन्म के बाद जब भी मैंने अपना होश संभाला हूँ तब से मैंने आसाम का नाम सुना हुआ हूँ। हाँ। क्योंकि आसाम के नाम से हमारा लाइफ में हमारा कल्चर में इतना जुड़ गया है। क्योंकि नेपाल में और हमारे ललितपुर में एक फेस्टिवल होता है मच्छिंद्रनाथ का। उस टाइम डॉक्टर ने क्या बोला आपको? डॉक्टर ने बोला कि कल्पना आपको हम माउंटेनियरिंग तो क्या आपको हम ट्रैकिंग की भी अलाउ नहीं कर सकते हैं, हम परमिशन नहीं देंगे। तो शतक से मेरा माइंड में आया कि अगर मैं माउंटेन नहीं गई तो क्या मैं अमर रहूंगी? मैं कभी नहीं मरूंगी। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে। আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি এগৰাকী সতীৰ্থ। তেখেতৰ যি যাত্ৰা, যি জীৱন কাহিনী, সেই কাহিনীয়ে আমাক আপ্লুত কৰিলে। আমাৰ খুব ভাল লাগিল তেখেতৰ সাহস আৰু তেখেতৰ শক্তি। এগৰাকী নাৰীয়ে যে ইচ্ছা কৰিলে বহু কাম কৰিব পাৰে, তাৰে এটি জ্বলন্ত নিদৰ্শন আজি আমাৰ সন্মানীয় অতিথিগৰাকী। আমাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্য নেপালৰ তেখেত বাসিন্দা আৰু তেখেত হৈছে কল্পনা মহাৰ্জন। কল্পনা অসমীয়া ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে, তেওঁ হিন্দীতে কথা কয় আৰু মই কিন্তু হিন্দী ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে আজি আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কল্পনাৰ গোটেই জীৱন কাহিনীটো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ অনা। গতিকে চেষ্টা কৰোঁ কল্পনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ। কিন্তু খুব সৰল আৰু অমায়িক এগৰাকী নাৰী, তেওঁৰ মাজত আছে এক দুৰন্ত শক্তি আৰু এই শক্তিয়ে তেওঁ জগতখন জানিব বিচাৰিছে। कल्पना, आपको स्वागतम। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपको देखने से पता नहीं चलता है कि आपका अंदर इतना जुनून है, इतना शक्ति है, वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ। तो जिंदगी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपका जो जिंदगी है, मुझे लगता है हमारा जहाँ भी देखो, हमारा एशियन कंट्री, चाहे वो आसाम हो, चाहे इंडिया हो, या चाहे नेपाल हो, या कहीं और, हमारा वो एक माइंड सेट सा है कि लड़कियों को अगर एक बार शादी हो गई तो इनका लाइफ खत्म। हाँ, और बच्चे हो गए तो गया के अंदर रह जाओ अपना वो। लेकिन मेरा क्या मानना है कि अगर आपको कुछ करने का इरादा हो तो ये बच्चे, ससुराल, ये कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आपको ठान लिया कि कुछ लाइफ में करना है तो आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो बच्चे और घर का परिवार और घर के जिम्मेवारी जो है उनको दोष मत दीजिए। हाँ, तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरा जो एडवेंचर लाइफ है, जो माउंटेनियरिंग का जर्नी शुरू हुआ है, वो बच्चे के बाद हुआ है। शादी और बच्चे पैदा होने के बाद ही मेरा एडवेंचर का लाइफ शुरू हुआ। उससे आगे एक बहू, एक बेटी, एक पति पत्नी और एक बच्चे के माँ। लेकिन बच्चा होने के बाद मेरा जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन तक मेरा जर्नी रहा, उस हिसाब से बोले तो अगर खुद में कुछ करने की ठान ली तो ये पॉसिबल है। ये मेरा लाइफ का अपना खुद अपने आप में ये जो मेरा होगा अपना विश्वास। वो ये। असम के साथ आपका नाता कैसा जोड़ लिया? आसाम के साथ नाता तो मैं अभी क्या बोलना चाहूँगी कि आसाम तो जन्म के बाद जब भी मैंने अपना होश संभाला हूँ तब से मैंने आसाम का नाम सुना हुआ हूँ। क्योंकि आसाम के नाम से हमारा लाइफ में हमारा कल्चर में इतना जुड़ गया है। क्योंकि नेपाल में और हमारे ललितपुर में एक फेस्टिवल होता है मच्छिंद्रनाथ का। वो मच्छिंद्रनाथ का फेस्टिवल 1 महीना चलता है
और हमारे वहाँ एक स्टोरी, मच्छिंद्रनाथ की स्टोरी और कथा से जुड़कर जब ये आसाम के नाम आता है तो सब लोग बोलते हैं कि आसाम कामाख्या से मच्छिंद्रनाथ को नेपाल लेके आए। ओके। तो ये नाम तो बचपन से ही सुन रहा था, हाँ, लेकिन अभी जाके ज़िंदगी के इस टाइम में आगे मुझे आसाम विजिट करने का मौका मिला। तो इस तरह से मेरा नहीं, हमारी नेपाली कल्चर में आसाम के नाम से जुड़ा हुआ है। हम जब नेपाल के बारे में सुनते हैं और नेपाल के बारे में सोचते हैं, ऐसा लगता है कि असम और नेपाल का जो जर्नी है वो माने बहुत सालों से नेपाल और असम का एक कनेक्शन है। बहुत पुराना, बहुत पुराना, बहुत सालों हजारों पुराना ये दोस्ती, ये एक किस्म का ये कल्चर हमारा ये रहा है। हाँ, कल्चरली, सोशल और पॉलिटिकली हम लोग का बीच में एक बंधन है। मैं अभी आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। ठीक है कल्पना, पहले आप ये मेरे को ये बोलिए, किस नाम से आप ज़्यादा लोगों के सामने जाना चाहते हैं? यू आर ए जर्नलिस्ट, यू आर ए माउंटेनर, ऑल्सो यू आर ए सोशल वर्कर। तो आप कौन सा पहचान सबसे पसंद करते हैं? नहीं, इसमें पसंद या नापसंद जैसा कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी बोला मैं एक बच्चे की माँ हूँ, एक बहू हूँ और एक एक्टिविस्ट हूँ, माउंटेनियर हूँ। तो जिस टाइम में किसी का जिस भी काम में कर रही हूँ, घर पे हूँ, सोसाइटी में हूँ, अपना एज अ बहू के तरीके से मैं अपने ड्यूटीज़ में हूँ, तो पक्का मैं बहू हूँ। तो बेटी के स्कूल के लिए काम कर रही हूँ, बेटी के लिए काम कर रही हूँ, माँ भी हूँ, माउंटेनियर में जा रही हूँ, ट्रैकिंग कर रही हूँ, एडवेंचर पर्सन पर। और एक्टिविस्ट के दौर से जो मेरा स्लोगन है, मेरा जीवन का एक हिस्सा बन गया, एक मेरा उद्देश्य बन गया, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो वो भी मेरा एक पहचान सा हो गया नेपाल में कि ये लड़की ने, ये वुमेन ने ये किस्म का एक्टिविटीज काम कर रहे। तो अगर मैं उस तरह से वो एक्टिविटीज कर रही हूँ तो उसके नाम से ही जाना जाएगा। असल टाइम, वो समय जैसे आपको लेके जा रहे हैं, आप इसे जा रही है। आप बोले कि अब बच्चे होने के बाद ही आप ये एक्टिविटी स्पोर्ट्स में आ गए है ना, एडवेंचर स्पोर्ट्स में आ गए। बचपन कैसा था आपको? पापा मम्मी के साथ वो टाइम कैसा था आपका? बचपन तो बहुत खूब, क्योंकि मेरा परिवार का बड़ा बेटी हूँ। तो पहला बच्चा तो सभी को प्यारा ये होता है, जिससे माँ बाप को भी। बचपन बहुत अच्छा, लेकिन वो बचपन से ही मेरा माइंड में सेट हो गया था कि कुछ करना है लड़कियों, क्योंकि हमारा सोसाइटी में जितना भी मर्जी बेटी को प्यार दे, जितना भी मर्जी बेटी को दुलारे, उनको बेटा चाहिए। हाँ, हमारी सोसाइटी में भी एक कहावत है कि बेटा चाहिए अपने वंश आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था, वो बचपन में तो नहीं मालूम ना हम बेटा का रोल क्या होता है, बेटी का रोल क्या होता है, लेकिन मेरा वो 13 वर्ष की उम्र से ही एक माइंड में एक सेट हो गया था कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँगा और मुझे किसी तरह से मुझे चांस दिया तो मैं सोसाइटी, देश के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। तो मेरा हमेशा बचपन से ये रहा है कि कुछ करना है, मरने से आगे कुछ करना है। हाँ, तो पहले मौका नहीं मिला था? नहीं, मौका मिला, लेकिन क्या है कि सोसाइटी में, स्कूल में जब भी हम ये कुछ करे, ग्रुपिज्म तो हो जाता है, लड़की लड़का, तो कोई भी लड़का बोले ये लड़कियों के काम नहीं है, तो मुझे वो काम करना है। इस तरह से, और बच्चे की और लड़कियों की तरह नहीं, थोड़ा डिफरेंट था मेरा, बचपन से डिफरेंट रहा है। तो पता नहीं, माउंट एवरेस्ट का जर्नी शायद मेरा मन में वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जाने का वो जो बात है, टॉप में जाने को, वो कभी प्लान नहीं किया था। तब शायद जब स्कूल में थे आप, तब शायद माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना भी नहीं था। नहीं, हमारे तो वो नेपाली सब्जेक्ट में एक चैप्टर पासाङ लामू के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन तब भी मेरा दिमाग में पासाङ लामू ने ये चोटी पर चढ़ा, एवरेस्ट किया हुआ है, मुझे भी उनकी तरह बनना है। कभी भी ऐसा माइंड में नहीं आया। ओके। नहीं, कभी नहीं। लेकिन क्या था कि
मुझे प्रूव करना है हमारी सोसाइटी में, अगर आप लोग बेटों को जितना आगे बढ़ाते हो, बेटों को जितना चांस देते हो कुछ करने के लिए, बेटियों को भी वो क्यों चांस नहीं? दे तो बेटी भी बेटा के जैसा बन सकता है। सकती हाँ, है। कर सकते हैं। हाँ। वो ऐसा सोच के ऐसा एक्टिविटीज होते 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 शादी हुआ। शादी होने के बाद भी वो एवरी टाइम हमारा क्या होता है, आप लोगों को भी शायद ये होगा कि हमारे सोसाइटी में बेटी का शादी हो गया, अब क्या ये बेटी घर बेच पाएगी या नहीं, घर का ससुराल को खुश कर पाएंगे या नहीं, ऐसा कुछ माँ बाप को ज़रा वो टेंशन रहता है ना। लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना कि जो लड़का के साथ अपनी बेटी को विवाह करा रहा है, वो शादी करवा रहा है, उसके बाद क्या वो लड़का मेरे बेटी को खुश कर पाएगी, क्या वो लड़का मेरा बेटी का ध्यान, वो तो कभी नहीं, किसी ने नहीं सोचेगा ना। लेकिन वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लड़कियों की, हाँ, इसीलिए मुझे लगता था कि मुझे अपने हर संभव प्रयास करना है, मेरे माँ बाप का नाम भी खराब ना हो ससुराल में, वो भी टेक केयर करना है, और अपना जो मर्जी अपना करियर भी आगे बढ़ाना है। करियर का शुरुआत अब जर्नलिस्ट की तरफ से किया है? हाँ, टीवी जर्नलिस्ट। हाँ, टीवी जर्नलिस्ट। लेकिन टीवी जर्नलिज्म में आने के आगे मेरा जर्नलिज्म शुरू होता है पोएम पब्लिश करने की वजह से। लेखक भी था, पोएट? हाँ, नहीं, अभी तो वो बहुत कम हो गया, लेकिन मुझे पसंद है कुछ लिखना, कुछ स्टडी करना, और सोसाइटी में जिस किसी का घटना, जिस किसी का माहौल है, इन माहौलों को अपने शब्द में बयां करना मुझे पसंद है। तो लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो हमारा वहाँ पे एक सर है, मैं जिसको मैं अपना जर्नलिज्म का गुरु भी मानती हूँ, इंद्र रिजाल। उनका एक वीकली न्यूज़पेपर था, जनमंच वीकली पेपर के नाम से, उनमें मेरा वो पोएम पब्लिश करते करते मैं जर्नलिज्म में आ गई, और फिर बाद में टीवी जर्नलिज्म ज्वाइन किया 2003 से। उस साल से अभी तक टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही हूँ। हाँ। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जर्नलिस्ट होते होते आप पहाड़ की तरफ कैसे मोड़ लिया आपका जर्नी? वो क्या है कि मैं जर्नलिज्म टूरिज्म बीट में करती हूँ। सो टूरिज्म बीट में तो माउंटेनियरिंग के साथ रहना, उनका इंटरव्यू करना, उनका स्टोरी लिखना तो बनता रहता है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि हमारा वहाँ पे इंटरमीडिया वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसको ऑर्गेनाइज किया था टूरिज्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने। उस एसोसिएशन में इंटरमीडिया वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन। हाँ, सो मीडिया के साथ में वो कंपटीशन हो रहा था। तो उस टाइम लेडीज बहुत कम था, लेडीज लोग बहुत कम थे। तो हमने सोचा हम भी अपना नाम दे ही लेती हूँ, अपना नाम दिया। लेकिन उस टाइम मेरा माहौल क्या था कि मेरा जो बेटा अभी हुआ था, 2 महीना की, मेरा 2 महीने का था, 2 मंथ का था। तो हमारा सोसाइटी यहाँ पे क्या है वो तो नहीं मालूम, लेकिन हमारा सोसाइटी क्या है कि बच्चे के बाद वो ऑयल मालिश करना, घर पे रहना, रेस्ट करना, ऐसा कल्चर है ना हमारा। तो फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई मेरा, मैं तो चला गया कंपटीशन के लिए। बच्चे को घर पे छोड़ नहीं, के? बच्चे को तो मेरा मदर इन लॉ बहुत टेक केयर करते हैं, मेरा इन लॉज बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। तो मेरा मदर इन लॉ को बोला था इस दिन आप घूमने चले जाओ और मैं बेबी को टेक केयर करूँगी। लेकिन पता चला बाद में कि मेरा जो कंपटीशन का डेट है और मदर इन लॉ का जो प्रोग्राम का दिन है वो सेम डेट था। तो क्या हुआ, उस दिन हमारा वहाँ सिद्धि विनायक का वो जो स्टैचू रखने का एक फेस्टिवल मतलब कुछ हो रहा था, और इसके लिए 4 विनायक का विजिट कार्यक्रम था। तो सास तो उस काम के लिए निकलने वाले तो मैंने मेरा अपना मम्मा को बोला, और मम्मा को बोलकर एक जगह पे बुलाया, और बेबी को वहाँ पे, मेरा मम्मा का दीदी है, मेरा बड़ी माँ की घर में जाके बच्चे को वहाँ पे रख कर मेरा हस्बैंड ने मुझे कंपटीशन के लिए लेके गई। तो मैं कंपटीशन में गया तो पता चला कि प्रैक्टिस करने का टाइम तो हो गया, अब नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट कंपटीशन में हिस्सा लो। तो उस दिन मेरा प्रैक्टिस भी नहीं हुआ, लेकिन हिस्सा लिया।
तो पता चलता है कि वो लोग अनाउंस करते रहे कि 10 ये 9 ये 8 ये, तो मेरा नाम तो कहीं भी नहीं आया। तो थोड़ा बहुत सैड सा होने लगा, क्योंकि मुझे एक ये कुछ फैमिली किसी ने कहा था कि तुम्हारी अपने 2 मंथ की बेबी को छोड़ के इधर उधर जाना, तुम बहुत ख़राब मॉम हो, हाँ ऐसा कुछ बोला था। तो मन में ठान लीजिए मैं किसी गलत जगह पे नहीं गई हूँ, किसी गलत काम पे नहीं हूँ। तो ये मोमेंट अगर मैं टॉप 10 में भी आई तो मेरे बेटी के लिए गर्व का बात होगा। तो सोचा अब तो मैं कहीं भी नहीं आए, मेरा एक जो हुआ जैसा एक किस्म का मूड बन चुका था। लेकिन फिर पता चला कि मैं फर्स्ट आई। वाह। सो अनाउंसमेंट हो गया कल्पना महर्जन फर्स्ट पोजीशन। सो उसके बाद मेरा वो खुशी का तो वो ठिकाना नहीं रहा। तो मैं अब मुझे तो बहुत इतना खुशी हुआ ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को ज़ोर से हग मारूं, लेकिन वो हक भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग उस कल्चर से नहीं आए, तो वो भी नहीं कर पाए। जिस मन में हम बहुत खुश। उसके बाद शुरू हुआ एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझे पूछा था कि आपका अगला प्लान क्या है। ओके, फर्स्ट पोजीशन मिलने के बाद अब तुम्हारा प्लान क्या है। तो शायद तब आप सोचा नहीं था कुछ पता भी? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन रैंडमली मैंने बोला अब एवरेस्ट। अब एवरेस्ट आएंगे, मैं ऐसा कुछ बोला, मन से बोल लिया? नहीं, वही तो मैंने दिल से बोल लिया मतलब। हाँ। उन्होंने मुझे पूछा कि अब आपका प्लान क्या है, तो मैंने तड़क से आवाज दे दिया कि अब एवरेस्ट करूंगी। क्योंकि मुझे क्या लगा कि वो मैं मीडिया में हूँ, इसलिए मुझे ये माउंटेनियरिंग एडवेंचर लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत मुझे जानकारी मिला। लेकिन हमारी सोसाइटी जो इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करते, उन लोगों को तो नहीं मालूम ना कि ये इस तरह की स्पोर्ट्स भी है नेपाल में। तो मैंने सोचा अगर मैं 1 वीक प्रिपरेशन के बाद ये स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर सकती हूँ तो मैं एवरेस्ट भी कर सकती हूँ। सो इसी तरह से भगवान की मर्जी बोलूँ या मेरा एक भाग्य, तो वो एक बाद में तो आपने रिकॉर्ड कर लिया वो। उसके बारे में हम पूछेंगे, लेकिन अपने मन में ठान लिया कि अब एवरेस्ट। लेकिन एवरेस्ट जाने के लिए जो टेक्निक चाहिए, जो प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, उस समय वो आप जहाँ पे रहते थे नेपाल का, आप जिस कम्युनिटी से आप हैं वहाँ पे तो नहीं मिला था। तो आप कैसे किया ट्रेनिंग वगैरह? वो क्या है कि हमारी जो कम्युनिटी है, एक्चुअली मैं नेवारी कम्युनिटी से बिलोंग्स करती हूँ, इसलिए ये मेरा ये ट्रेडिशनल ड्रेस देख के भी आप लोगों को पता हो गया होगा कि मैं नेवार कम्युनिटी से हूँ। और नेवारी में हमारा जो कास्ट सिस्टम है उसमें भी मैं स्पेशली फार्मर बैकग्राउंड से आती हूँ। पापा फार्मर है, तो हमारा हम महर्जन, हम जापू बोलते हैं जिसको हम जापू कम्युनिटी से है। तो जापू जो बोले तो वो फार्मर, बेसिकली हम फार्मर हैं। तो हमारी वहाँ तो माउंटेनियरिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ये वो तो नहीं होता। तो मैंने एज अ जर्नलिस्ट मुझे पता था क्या करना है। सो एक बार क्या हुआ कि हमारा इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम डे के दिन हम सब जर्नलिस्ट लोग इकट्ठे होके नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन का एक प्रोग्राम हुआ था पोखरा माउंटेनियरिंग म्यूजियम में। तो एक हमारा सीनियर जर्नलिस्ट एक सर था, हरि जोशी लगा, वो देवी पंत, सो 10-12 हमारा एक ग्रुप था। तो हमने वो डिनर के टाइम में बात किया कि हम जर्नलिस्ट लोगों को माउंटेनियरिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो हमें कुछ ऐसा किसी भी तरह का एक छोटा सा पीक क्लाइंबिंग करना चाहिए जिसके तौर पर हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा, और ये जो माउंटेनियरिंग का टर्मिनोलॉजी है वो इसका भी नॉलेज हो जाएगा। तो वो डिनर के टाइम पे सब लोग हाँ करना चाहिए बोल के डिनर करें। लेकिन बाद में मैं रूम में चला गया तो मेरा एक सवाल खाया जा रहा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नेपाल में लोग आते हैं क्योंकि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। हाँ। और नेपाल बोले तो शेर्पा लोग, भाई लोग। हाँ, हम नेपाल में जन्मे, हम नेपाल में हैं, और हम क्या सोच रहे हैं कि सबसे छोटा सा पीक कौन सा होगा हम वो क्लाइंब करेंगे। हाँ,
तो मुझे लगा सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए चले, तो मैंने बोला दोस्तों को कि देखो भाई, अगर पीक क्लाइंबिंग करना है तो एवरेस्ट टारगेट करेंगे। हाँ, नेपाल में बैठ के ये छोटा सा पीक, ये क्या होता है? हाँ, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग करने के लिए, हम लोग ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, हमें एवरेस्ट करना चाहिए। तो हमारा जो वो टीम था उनमें हमारा क्षेत्री, बाउन, नेवार, गुरुङ और शेरपा, तामाङ मिक्स था हमारा ग्रुप। तो एक दोस्त ने बोला ये तो हमारा काम नहीं है, ये शेरपा का काम है, सो इतना रिस्क हम नहीं ले सकते बोल के उन लोगों ने क्विट किया। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी नहीं करेगा तो भी फिर मैं अकेली करूँगी। अकेले जाओगे? हाँ, मतलब मैं अकेले जाऊँगी एवरेस्ट। हाँ, तो उस समय का हमारा उस समय का हमारा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था जिम्बा जाम्बू शेरपा। उन्होंने बोला अगर कल्पना करना चाहे तो हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने वो बोलने से मुझे तो बहुत साहस मिल गया ना। फिर एक और सर थे ओम माने ट्रैकिंग का, ओम माने श्रेष्ठ, उनका अभी तो वो नहीं रहा। उन्होंने बोला अगर कल्पना सच में ये करना चाहे तो हम इक्विपमेंट का देखेंगे, हम इक्विपमेंट सपोर्ट करेंगे। तो मैंने हाँ बोल दिया। सो उसके बाद मेरा रनिंग शुरू हुआ। पता है आपको, असमिया में एक बात बोलते हैं हम लोग, हाहोखे लक्ष्मी। इसको मतलब माने जब आप साहस दिल में थाम लेते हैं ना, हाँ। आपका दिल में जब एनर्जी आ जाता है, साहस होता है, तो वही सामने का जो रास्ता है खोल देता है। हाँ, हाँ। जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ बहुत ऐसा फील होता है, क्योंकि इतना सारा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ कि ये मेरा अकेले से मानने से, अकेले से चाहने से नहीं हुआ। क्योंकि वो उसके बाद मैं निकल पड़ी रास्ते ट्रेनिंग पर। देने वाला भी आपको मिल गया, इक्विपमेंट्स देने वाला भी आपको मिल गया। हाँ, वो तो मिल गया। हाँ, उसके बाद मैंने घर पर मेरा हस्बैंड को बोला कि मैं ऐसे जा रही हूँ। तो मुझे मालूम था कि माउंट एवरेस्ट करना मौत और जिंदा होने का 50-50 चांसेस है, लेकिन ये मेरा हस्बैंड, मेरा फैमिली को नहीं मालूम। हाँ, वो पीछे मैंने बोला कि मैं ऐसा कर रही हूँ, हाँ ठीक है, ऐसा जस्ट नॉर्मली हाँ बोला उन्हें। उन लोगों का लगा कि मैं नज़दीक कहीं घूमने जा रहा हूँ, ऐसा टाइप का उन लोगों का फीलिंग्स था, क्योंकि हमारी फैमिली किसी को भी माउंटेनियरिंग का नॉलेज नहीं। फर्स्ट लेडी, हाँ, आप लोगों का कम्युनिटी का। हाँ, तो चला गया। वो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ने के लिए आए। हाँ, बाइक बोला, नॉर्मली एकदम नॉर्मल सा था वो सिचुएशन 2014 का। सो 2014 में क्या हुआ कि हमारा वो रूल्स है नेपाल में कि आप एवरेस्ट और किसी भी 8000 का माउंटेन क्लाइंबिंग की करने के आगे किसी ना किसी छोटा सा पिक करना है आपको। 6000 7000 का कुछ पिक जो परमिशन है वो पिक क्लाइंबिंग करना होता है। माने ये होता है ना, आप फिजिकली मेंटली कितने कैपेबल हो वो माउंटेन में जाने के लिए। वो फर्स्ट आपको वो माउंटेन का एक्सपीरियंस का फर्स्ट ट्रेनिंग बोल सकते हो हम। सो मेरा पिक नाम का एक पिक है, वो माउंटेन है, उसके प्रैक्टिकल के लिए हमने जिम्बा जाम्बू सर की कंपनी से चला गया। तो क्या कौन से साल में था? 2014 ये। ओके, 2014 में चला गया। तो वो साल क्या हुआ, तो जाते जाते हमको ऑन द वे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। 5300 की पीक कितने का था? 7000, अराउंड 7000। ओके, तो ऐसे अराउंड 7000 का था, अब 5000 तक चले गए। हाँ, तो वो क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन का मुझे नॉलेज नहीं था। हाँ, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मुझे तो कहीं जाके मेरा वो ऑफिशियल ट्रेनिंग कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट मुझे ये कंपनी के साथ एक हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का जो बहुत लोगों को हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होता है। हाँ, ये प्रिपरेशन के दौरान वो क्या होता है कि आपका फिजिकल की कंडीशन कैसा होता है खुद आपको पता होना चाहिए। और मेरा फिजिकल कंडीशन अभी आके मुझे समझ में आ गई कि माउंटेन में एक्लेमेटाइजेशन होने के लिए बहुत टाइम लेता है। मुझे बहुत टाइम चाहिए एक्लेमेटाइजेशन के लिए, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना है। माने माउंटेन के साथ अपने आप को जोड़ लेना है, एडजस्टमेंट का बहुत वो चाहिए। तो
अभी तो मुझे पता चला कि मेरा कंडीशन क्या है, लेकिन उस टाइम पे नहीं मालूम। पहली बार था ना हाँ, नहीं इस मालूम। टाइम। तो हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, तो मेरा कंडीशन क्या रहा, लंग्स में पानी भरा, उसके बाद मेरा ब्रेन स्वेलिंग वो स्टार्ट हो गया था। ओके, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहा होगा? नहीं, वो क्या है कि उसके बाद मुझे याद है हेलीकॉप्टर में बैठी हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठी हूँ, वो याद है, और कुछ नहीं याद है। और वो मेरा हस्बैंड बोल रहा था कि अब मैं जिस जगह पे रही हूँ उस जगह का कंडीशन ऐसा है कि अभी भी कोई बीमार पड़े तो वहाँ पर टैक्सी नहीं मिलता, हाँ, टैक्सी की अरेंजमेंट नहीं होता। और यहाँ पर जो कंपनी के साथ में गई हूँ वो मेरा हस्बैंड को बोल रहा है कि तुम्हारा वाइफ ऐसा बीमार हो गया, इसको लेके आना है ट्रीटमेंट के लिए, आप हेलीकॉप्टर बुक कर दो। उस बंदे का क्या हाल हो गया होगा आप। हाँ। उसका तो हाल तो बहुत बुरा हो गया कि कहाँ किस तरह उस से। टाइम आपका बेटा कितना साल का था? 2.5 4.5 2.5 ओ 2.5 years का। हाँ, तो वो उसका छोड़ के 2.5 बच्चे को आपका इन-लॉज या मेरा इन-लॉज वो टेक केयर करते लोगों के साथ छोड़ के मैं चला गया माउंटेन। तो 2014 हाँ 14 तो मेरा हस्बैंड ने कंपनी को बोला आप बुक करो, क्या करना है आप ट्रीटमेंट के लिए मेरे वाइफ को ले आओ, देन आफ्टर हम क्या करना है हम देखेंगे। तो उस तरह से मेरा वापस आना हो गया। और तो हेलीकॉप्टर से आपको वो लोग लेके आया? हाँ, हेलीकॉप्टर से लेके आया। मुझे याद है मैं हेली में बैठी हूँ। हाँ, उसके बाद मेरा जब होश आता है तो मुझे अभी भी लगता है कि वो एक सिनेमा का एक सीन है, अभी भी मेरा वो आँख के सामने आता है, क्योंकि मैं बेड में बड़ी, वो हाथ पैर दोनों बना हुआ है, हाँ, बहुत लाल हो चुका है, और जिधर भी देखो वो मैं किसी को पहचान नहीं पा रही। हाँ। तो सिस्टर ने बोला तुम कहाँ हो, मैंने बोला इधर उधर देखी, तो मैंने बोला मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने पूछा मुझे क्यों बांधा है, वो नहीं तुम्हारा कुछ इश्यू हो गया। तो आप सर कोमा में चले गए थे? हाँ, वो उस टाइम 7 डे 8 डेज आप पूरा कोमा में थे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कोमा से उठ के आई हूँ, क्योंकि मेरा जो फीलिंग्स उस समय का था वो क्या था कि मैं अभी सो के, आज मैं सोई और कल सुबह मैं उठी, ऐसा कुछ मेरा फीलिंग्स वैसा कुछ रहा। तो मुझे लगा मैं अभी सो के उठी जागी हूँ, तो कोई ये बहुत साइको है ये वो करके वो अपने एक ने दूसरे सिस्टर को ड्यूटी हैंड ओवर कर रहे थे। तो मुझे लगा ये लोग मुझे एक साइको क्यों बोल रहे हैं। तो बाद में पता चलता है कि मैं 7 डे कोमा में बैठ के आई हूँ। तो मुझे एक सवाल बहुत खाने लगी, मैं 7 डे कोमा में बैठ के क्यों वापस आई, हाँ क्यों वापस आए, क्यों अब नया जीवन मिल गया। हाँ, वही तो, गॉड बोलो, भगवान बोलो या नेचुरल बोलो, जो भी बोलो, मैं वापस आई। लेकिन बाद में मेरा जो भी फैमिली और मेरा जो भी पहचान में है उन सब ने मेरे लिए प्रे किया, उन सब ने लिए मेरे लिए पूजा पाठ की अपने अपने तरीके से। मेरा फैमिली, मेरा हस्बैंड, उन लोगों का हालत तो उन लोगों में वो थोड़ा अलग सा था, क्योंकि उन लोगों का वो टेंशन जो था, क्योंकि ये अभी मरेगा या कल मरेगा पता नहीं, ये जिंदा हो पाएगा वो भी नहीं मालूम। तो डॉक्टर ने भी क्या बोल दिया था कि हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये होश में नहीं आया, तो आप लोग पूजा पाठ क्या करते हो कर लो, ऐसा कुछ बोल दिया था। हाँ, तो बहुत हाल खराब था। और मेरा फर्स्ट टाइम, उसके बाद मेरा जो एक सीनियर माउंटेनियर जो पासंग लामू के टाइम का एक मेंबर था, लाखपति शेरपा मैम, वो आए और उन्होंने मेरा वो उन लोगों को तो 7 डे कोमा से आई। उस टाइम डॉक्टर ने क्या बोला आपको? डॉक्टर ने बोला कि कल्पना आपको हम माउंटेनियरिंग तो क्या, आपको हम ट्रैकिंग की भी अलाउ नहीं कर सकते हैं, हम परमिशन नहीं देंगे। तो सतक से मेरा माइंड में आया कि अगर मैं माउंटेन नहीं गई तो क्या मैं अमर रहूँगी? मैं कभी नहीं मरूँगी। हाँ,
और वो बोले डॉक्टर को बोला हाँ ऐसा बोला मैंने, ये डॉक्टर ने क्या बोला ये आपको? किस किस्म का लड़की है, हमको आपको जिंदा लाने के लिए इतना मेहनत किया, इतना हमको टेंशन, ये 7 डेज हमने 8 डेज हमने किस तरह से गुजारी हमको नहीं मालूम, तुम्हारे फैमिली को कुछ क्या गुजरा, जिसने भी तुम्हारे लिए या मन्नत के लिए इनका क्या गुजरा तुमको नहीं मालूम, अब फिर जाने की बात कर रही हो, इस तरह सा कुछ हो गया था माहौल। आप हॉस्पिटल से घर वापस आए, घर आ गया, घर में माहौल कैसा था? नहीं वो तो ठान तो मैंने जब वार्ड में थी, जो मैडम ने बोला, डॉक्टर ने जो बोला, उस समय मैंने ठान ली थी कि मुझे जाना है, क्योंकि मेरा जो वापस आना, जिंदा होना, इसका मीनिंग तो मुझे कुछ करना है, ये मेरा अपने खुद का पसंदीदा लाइफ नहीं है। भगवान ने मुझे नया जन्म दिया तो कुछ करने के लिए दिया ना, अपने के लिए थोड़े ना दिया, ऐसा मेरा माइंड में आया, तो मैंने ठान ली मैं करूँगी। लेकिन घर आने के बाद मुझे मेरा माहौल ऐसा बन गया कि मैं बहुत बड़ा फेलर हूँ, मैं बहुत बड़ा वो फेलर इसलिए कि जो भी रास्ते में मिले, बाहर जाए तो सब लोग मुझे बोलते थे कि ये कैसा पागलपन है, तुम थोड़ी ना माउंटेनियरिंग कर सकते हो, तो एक बच्चा का माँ हो और तुम ये जो नेवार कम्युनिटी किससे आए हो, नेवार कम्युनिटी थोड़ी ना माउंटेनियर के लिए है, ऐसा पागलपन क्यों किया, ऐसा कुछ बोलने लगे थे। और जो मैंने री जॉब ज्वाइन किया, रिपोर्टिंग में चला गया, तो जो भी लोग मुझे मिलते थे वो लोग मुझे उड़ा देते थे, हंसी मजाक करते थे कि जाएंगे क्या फिर माउंटेन बीमार होने के लिए, ऐसा कुछ मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैंने ठान ली मुझे तो करना है, तो ऐसा जो ठान लिया कुछ करने को, तो बोलते हैं ना अगर तुम कुछ करने जाओ सच्चे मन से तो भगवान भी साथ देंगे, ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। बहुत ब्लेस्ड रही हूँ इस मामले में कि मुझे गॉड का बहुत बड़ा साथ या नेचर का बहुत बड़ा साथ, सिचुएशन ये अब जिस तरह से बन गई वो ऐसे नहीं बना। आपका हस्बैंड ने क्या बोला था उस टाइम? हस्बैंड को तो मैंने कभी नहीं बोला दूसरी बार कि मैं फिर जाऊंगी ऐसा। हाँ, क्योंकि मुझे बाद में मैं फील कर सकती हूँ कि उन लोगों के ऊपर क्या बीता होगा, मेरा मम्मा, मेरा पापा के ऊपर, मेरा फैमिली के ऊपर, मेरा इन-लॉज के ऊपर क्या बीता हो, क्योंकि मेरा जो आपके बच्चे के शायद वो ज्यादा नहीं जानते थे उस बारे में। नहीं, उसका एक 2-3 किस्सा बहुत वो मन को भारी करने वाला है, क्योंकि हमारा जो बेटा था उसको पता था मैं माउंटेनियरिंग गई हूँ, लेकिन मैं अल्टीट्यूड सिकनेस के कारण वापस आई हूँ। उसको कब पता चलता है कि हमारे जो इन-लॉज है, मेरा जो इन-लॉज दीदी और मेरा जो बहन, सास, तो सब लोग इकट्ठे होके मेरे लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये इतना दिन हो गया, ये इसका अभी तक होश नहीं आया। तो ये सब रोत हो के वो एक हमारा लिविंग रूम में बैठ के ये बात करने के टाइम में उन लोगों को ख्याल में नहीं आया कि ये बच्चा हमारे साथ वहीं पे है। तो बच्चे को मन में क्या हुआ, वो तो खेल रहा है लेकिन वो बात भी सुन रहा है वहां बैठकर। हाँ, मामी नहीं है, वो जो इन लोगों ने जो बातचीत किया ना वहां पर, वो उनको समझ में आ गया कि मेरा मम्मी का कुछ हो गया ऐसा। तो सब लोग चले जाने के बाद उसने अपने दादी को पूछा कि मेरा मम्मा कहाँ है, और दादी ने उसको मनाने के तरीके से बोला तुम्हारा मम्मा तो माउंटेन गया हुआ है ना, तो तुम्हें कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, ऐसा करके कुछ वो बोल रही थी। लेकिन मेरा बेटा ने चटके से जवाब दिया, नहीं आप लाइंग कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, मेरा मम्मी तो हॉस्पिटल आ गया है, मुझे लेके चलो। तो इस तरह से वो उसको पता चल गया था कि मेरा हॉस्पिटल आ चुका है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन उसको लेके भी आए, लेकिन वो मुझसे देखने के बाद वापस नहीं लेके जाने का, वो कुछ ऐसा नहीं होगा या कुछ होगा उस तरीके से मुझसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन वार्ड में शिफ्ट होने के बाद फर्स्ट टाइम वो मुझे मिलने के लिए हॉस्पिटल आए तो बहुत एक्साइटेड था और बोले कि मम्मा ये जगह बसने की या बेचने की जगह नहीं है, जल्दी कराओ, मैं अच्छे से पढ़ाई करके स्कूल जाऊंगी, आप टेंशन मत लो, इस तरह की बातें वो हो गई थी।
तो उसके बाद बच्चे को पता था कि मेरा वो माउंटेन जाके वो हाल हुआ। एक किस्सा बताऊंगी मैं। हमारे घर में मेरा वो भांजा भांजी जो है वो छोटे से लेकर बड़ा तक था, क्योंकि मेरा 6 इन-लॉज का 5 इन-लॉज का वो दो करके बहुत ज्यादा था। तो जो छोटा वाला उसको ननन बोलते हैं, ननन और बड़ी दीदी को आप लोग क्या बोलते हैं? जेठाऊ बोलते हैं। जेठाऊ और ननन के साथ 6 है हमारा। तो 2 ननन का तो ब्याह नहीं हुआ ना, बाद में हुआ। तो छोटा सा जो थे वो लोग का जो घर में जो वो लोग खेलते थे, तो जो ओढ़ने का सिरक होता है ना, क्या बोलते हो आप लोग, वो व्हाइट कलर का चादर, उनको माउंटेन की तरह बनाकर, और मेरा बेटा माउंटेन क्लाइंब कर रहा है और वहां पे कुछ इश्यू होके नीचे गिर गए और वो दोनों ट्रीटमेंट कर रहे। उन लोगों का खेलना, माउंटेन क्लाइंबिंग करना, बीमार होना, ऐसा कुछ हो गया था मेरा घर में। तो मामा, मेरा बेटा जब भी बोल, अब माउंटेन में आपको हेलीकॉप्टर से लेके जाऊंगा और आपका ड्रीम पूरा करूंगा, ऐसा कुछ बोलता था। बेटा ने आपको बोला? तब वो कितना सालों का था? 2.5-3 इयर्स का था। सो इस तरह मेरा इन-लॉज, मेरा सास ससुर बोल, इसका जो मॉम है वो माउंटेन पे चला गया, और सो इन लोगों का इस तरह की खेलने का वो बहाना मिल गया, वो ऐसा कुछ बोलते थे। उसके बाद अपने क्या क्या घर आने के बाद तो अब मैंने आपको जिस तरह से बताई कि ये कुछ भी बोल लेते हैं। तो उसके बाद 2017 में एक ग्रुप जो मीडिया का जर्नलिस्ट का टीम बन रहा था, कि उन लोगों का 11-12 टीम हो गए माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग करने के लिए। तो वो लोग आए मेरे पास कि सब लोग नेपाल का ही था? नेपाल का और वो लोग आए कि कल्पना ने एवरेस्ट क्लाइंबिंग के दौरान 7 डे कोमा में चला गया था, तो इसका ये बीमार होना क्यों है, इसका एक्सपीरियंस क्या हो, पूछने के लिए आ गई। तो उस टाइम हमने 2-3 घंटे बैठ के बात किए। तो बात करते करते उन लोगों को पता चलता, उन लोगों ने फील किया कि मैं फिर माउंटेन जाने के लिए ये बहुत क्रेजी है। तो उन लोगों ने पूछा, आप क्यों ज्वाइन नहीं करते, आप भी हमारे पास ज्वाइन करो, इकट्ठे जाएं। तो मैंने ठीक है, इस बारे में हम बाद में करेंगे, अभी के लिए मैं फैमिली से बात करूंगी पहले, ऐसा बोल के कुछ हो गया। तो उन्होंने जब जस्ट आपके लिए 2 दिन है, हाँ या ना में जवाब देना। तो मैंने अपने हस्बैंड को पता था कि ये लोग मुझे मिलने के लिए आए। तो मेरा हस्बैंड ने पूछा क्या बात हुआ, तो मैंने बोला वो जर्नलिस्ट लोग एक्सपीडिशन की तैयारी में लगे हुआ है। मैं एज ए जर्नलिस्ट, मेरा जो भी पब्लिक रिलेशन है, जितना भी टूरिज्म सेक्टर का एसोसिएशन के साथ मेरा रिलेशन है, वो रिलेशन इनको चाहिए, इनको यूज करना है, ऐसा कुछ हेल्प के बाद बोल दिया। इनको मेरा हेल्प चाहिए। तो मैंने बोला मैं कर दूंगी, हेल्प दूंगी, मैं उन लोगों के साथ हूँ, ऐसा कुछ बोला। तो दूसरी दिन मैंने क्या किया, इनको कॉल किया, हाँ मैं ज्वाइन कर रही हूँ। किसी को पूछा भी नहीं? हाँ ज्वाइन, क्योंकि पूछने के बाद तो नहीं बोलेगा ना जाने के लिए। हाँ, लेकिन मैंने 1-2 दोस्तों को बताया, जैसे मेरा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट शिव अधिकारी, हमारा जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था टूरिज्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। सो उन्होंने बताया कि कल्पना तुम जो भी करो, लेकिन ये मरने वाली बात मत करो मुझसे, क्योंकि मत जाना। हाँ मत जाना। आप हमने कोमा के टाइम में जितना सपोर्ट करना था इसके लिए हमने किया, क्योंकि कोमा के टाइम में वो फाइनेंशियल इश्यू भी ज्यादा हो गया था। वो कोमा में रह के जितना भी फाइनेंशियल ट्रीटमेंट के लिए इश्यू हो गया था। तो टूरिज्म सेक्टर के जितने भी लोग थे बहुत सपोर्ट किया मुझे, फाइनेंशियली, मोरली। तो उसके बाद मैंने किसी को ये बताना तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। जिससे भी बात करूं तो उनको सबका एक ही मानना नो, सब नो बोले। तो ये मुझे लगा नेगेटिव वाइब्रेट है, मुझे ये नेगेटिव वाइब्रेट नहीं चाहिए। तो मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अपना ट्रेनिंग मैंने शुरू कर लिए थे। और ये 7 हमारा स्टार्टिंग में
जितना ग्रुप बना, लेकिन जाने के टाइम में एक एक करके कम होते गए। डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट बात आए, तो होते होते हमारा क्या हो गया, ग्रुप में जस्ट 5% हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। जो दो हमारा दोस्त था वो अपने अपने हिसाब में सिंगल में करेंगे बोल के वो टीम छोड़ गया, तो हम 5 इकट्ठे गए 2000। पहले जो जाने वाला था वो नहीं गए, लेकिन आप गए। हाँ, मैं गई। क्या बात। वो जो उन लोगों को कुछ हुआ होगा, पता नहीं क्या, क्योंकि उनमें से एक अकेली लड़की थी जिसको फैमिली का अकेले बेटी थी जिसको फैमिली अलाउड नहीं कर। तो ये 2000 कितने का 17 का है, 2017 का। उस तरीके से मैं प्रिपरेशन करने लगी 7 ये नहीं, अब बोल रहे हैं 2017 में अपना इंसिडेंट हुआ था 2014 में। हाँ, 2017 में आपका हाथ में ये आ गया, ये अपॉर्चुनिटी आ गया। लेकिन हमारा जो रूल्स है ना, 7000 के बाद ही आप 8000 कर पाएंगे। और इसीलिए हमने हमारा स्टेप बाय स्टेप जाना है। स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप के लिए तो आपको बोला ना, आप बोला प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन घर में आप किसी को बोला भी नहीं अब तक, फिर भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस टाइम आप बहुत सा रोल प्ले कर रहा था, बच्चे के लिए माँ, हस्बैंड के लिए वाइफ, सास ससुर के लिए पुत्रवधू, तो सबके साथ। ऐसा मुझे कभी भी ऐसा टायर्ड वाला फील नहीं हुआ, क्योंकि सुबह 3 बजे उठ के मेरा वो 4 बजे उठ के एज अ हाउस वाइफ में जो भी काम करना था मैं करती थी। सुबह 3 बजे? हाँ, 3 बजे। 3 बजे उठकर एक हाउस वाइफ दिन भर में क्या क्या करे वो सब मुझे 7 o'clock तक करना है, क्योंकि स्कूल की जितना भी टिफिन ड्रेस जो भी करना था, मैंने सुबह 3 बजे से 7 बजे तक घर का पूरा काम सब निपटा के मैं चली जाती थी 7:30 बजे तक मेरा ट्रेनिंग सेंटर पर। ओके। उसके बाद अपना ट्रेनिंग स्पॉन्सर के लिए जाओ, ये मीटिंग वो सब करके वापस आए रात को 6-7, कभी कभी तो 8 भी बज जाते थे, तो करा के फिर वही हाउस होल्ड थिंग करना, रात के खाना बनाओ, ये वो सब करते। लेकिन कभी भी मुझे ये बहुत ज्यादा हो गया, ये थक नहीं गया आपका? कभी नहीं थका। मेंटली कितना स्ट्रांग है। नहीं, कभी नहीं थका। क्यों नहीं थकी कि मुझे लगता है कि उस टाइम मेरा माइंड में एक बात जो है वो बहुत स्ट्रांगली क्लिक करा था कि हमारे समाज में अगर बहू ने कुछ नहीं कर पाए तो इसकी माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया क्या? ऐसा बोलेगा ना, ऐसा बोलेगा ना। तो मुझे मेरा एक मायके का नाम खराब नहीं करना था। तो इसलिए मुझे जो भी करना था मैं बहुत खुशी कर रही हूँ। तो उसके बाद एक दिन मेरा हस्बैंड बोले तुम बहुत ज्यादा बिजी हो गई। हाँ, इन लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, बिजी तो होंगे, ऐसे बोल दिया, कुछ भी नहीं, तब भी नहीं बोला। हाँ, अगर अब छुपाना तो छुपाना कितनी देर तक। तब ये करते करते हमारा निकलने का टाइम आ गया। तो क्या होता है कि जाने से पहले हमने हमारा नेपाल का हमारा राष्ट्रपति श्री विद्या देवी भंडारी मैम के हाथ से नेशनल फ्लैग हैंडओवर का प्रोग्राम होता है, और ये बात तो न्यूज में तो आना ही आना था। तो ये न्यूज में आ गई, तो ये न्यूज में आने से तो आपका नाम भी आ गया। मेरा हस्बैंड ने ये न्यूज देख लिया, तो उन्होंने मुझे घर में आके बोला तुम्हारा नाम भी है। क्यों आया? हाँ, क्यों आया? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये झूठ होगा ना तुम्हारा नाम ऐसा आने से। वो ऐसा कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं सुन रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी, अपने काम कर रही हूँ। तो वो बोल रही और मैं प्रे कर रही हूँ कि कल का जो हमारा प्रोग्राम हो कैंसिल हो। तो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ब्लेस रही हूँ, शायद ये भगवान का इच्छा या जो भी बोलो, बहुत ब्लेस रही हूँ कि हमारा एक शेरपा दोस्त का कुछ इक्विपमेंट की वजह से हमारा पोस्टपोन हो गया। दूसरा दिन का प्रोग्राम हो गया। अब क्या होता है, न्यूज में आया कल निकलेंगे, कल के दिन तो मैं दिन भर घर में बैठी रही। ओके। तो किसी को पता ही नहीं चला ये जाने वाले है या नहीं, भी नहीं मालूम ना। तो इसीलिए ये इतना ही हो गया। लेकिन कल
के लिए मैं सब प्रिपेयर था, मेरा बैकपैक सब पैक था। Okay, जाने के लिए? हाँ, जाने के लिए सब कुछ पूरा पैक था। तो क्या होता है, सुबह 5:30 निकलना था और मैंने अपने बेटा जो ताइक्वांडो प्लेयर है अभी भी, वो उसका ट्रेनिंग चल रहा है, तो उसको मैंने ट्रेनिंग में छोड़ के उसको बोला अब मैं निकली, क्योंकि उसको मालूम है मैं फिर एवरेस्ट क्लाइंबिंग कर रही हूँ, उसको मालूम है, सिर्फ बेटे को मालूम और किसी को नहीं। और तब वो कितने साल का होगा? वो 2012 का बर्थ है। अब वो तो शायद 12 साल का, 12 साल अभी 12 साल का। हाँ, अभी 12 साल का हुआ। तो उस टाइम में मैंने किसी को नहीं बताना अभी बोल के मैं निकल गई, बेटे को बोल के निकल गई। घर में हस्बैंड को भी नहीं बताया, हस्बैंड तो सो रहा था वो बेड में। हाँ, जब मैं निकली, आप जब निकली वो सो रहा था। हाँ, सो रहा था। तो माने आप जब एवरेस्ट के लिए निकली, नहीं 7000 का पीक के लिए निकली, 7000 के पीक के लिए जब निकली तब हस्बैंड सो रहा था। हाँ, सो रहा था, तो उसको भी नहीं बताया। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, जब मैं घर से निकल गई तो दोस्तों को मिला, सब सामान पैक करके वहाँ से ऑफिस से निकलने के बाद बीच रास्ते पे जाके मैंने क्या किया, एक मैसेज कर दिया मैंने अपने हस्बैंड को कि मैं इतने दिनों के लिए मैं यहाँ इस पिक के लिए इस जगह जा रही हूँ, अभी इतने दिनों के बाद मैं आपको कांटेक्ट करूँगी बोल के एक मैसेज किया, और वो मोबाइल से सेव कर दिया मैंने, ताकि वो वापस कॉल करके हम दोनों का बातचीत हो और कुछ डिस्कस हो, ऐसा नहीं चाहती थी मैं। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, उनको जस्ट बताया कि मैसेज में मैं यहाँ पे हूँ। क्या उसके बाद 1 मंथ माउंटेन में रहे, मेरा सक्सेस हुआ 2 पीक। तो पहले जो प्रॉब्लम हुआ था हाई अल्टीट्यूड सिकनेस, वो इस बार तो नहीं हुआ? इस बार भी हाई अल्टीट्यूड सिकनेस बोले या क्या बोले नहीं मालूम, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ था। वो क्या हुआ कि सब लोग बेस कैंप चले गए, लेकिन मैं 4000 पे अटके रहे, क्योंकि मुझे कुछ सांस का तो नहीं, लेकिन वो ये शरीर बहुत भारी सा हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था 10-15 बंदे ने मुझे पकड़कर बैठा है, ऐसा कुछ फील हो रहा, चल भी नहीं पा रही हूँ। तो बहुत परेशान हो गई थी मैं, और मैंने देखा कुछ मेरा शेरपा दोस्त वो बोल रहे थे कि किसी आत्मा ने इसको पकड़ा है अथवा किसी आत्मा ने इसको छुआ है, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो लोग, मालूम नहीं मुझे। मैं बहुत सो नहीं पाई, ये 3 दिन चला, 3 दिन तक ऐसा ही कुछ हुआ। तो मैं एक बार मैंने वो सुनने के बाद मैं एक दिन सुबह 4 बजे जिस होटल में मैं रही उस होटल से बाहर आए, और उसके बगल में देखो, ऊपर देखने से आपको गौरी शंकर हिमाल दिख जाता है, और गौरी शंकर हिमाल के आगे घुटनों टेक के मैं ऐसे हाथ जोड़ के बैठी हूँ, और मैं उनको प्रे कर रही हूँ कि मैं यहाँ किसी को बिगाड़ने के लिए, किसी को नुकसान, किसी भी बुरे काम के लिए नहीं आई हूँ। मुझे मेरा सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मेरा ये लाइफ जो है, मैं 7 डे कोमा में बैठ के आई हूँ, मैं कुछ करने के ठान के मैं आई हूँ। हाँ। तो आप मुझे सपोर्ट करो, आप मुझे आशीर्वाद दो, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन फिर भी आते आते रास्ते पे मैंने कुछ गलत किया हो, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना बोल के 3 बार मैंने ऐसे झुक कर वो प्रणाम किया, और जो मेरे सामने जो मिट्टी है वो मिट्टी को मैंने सिंदूर की तरह 3 बार लगाए। इसके बाद ऐसा हल्का फील हुआ ना, वो जो मैंने अभी बताया ना वो सब चला गया। हाँ। सब चला गया, वो क्या था वो नहीं मालूम। मैंने ये बात मेरा दोस्तों को बताया, पता है ऐसा हुआ मुझे, तो उन लोगों ने मुझे हंसी में उड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं, तुम नेवार लोग का बहुत ये भूत प्रेत मानते हो तो इसलिए तुमको ऐसा होता है बोल के ये एक पार्ट ऑफ जोक सा हो गया। लेकिन वो जो मैंने फील किया, वो जो मेरे साथ हुआ, वो सिर्फ मुझे ही मालूम है। किसी और को वो बताने से ये जोक बन जाएगा, तो मैंने ये किसी को नहीं बताया। फिर वहां पर जिसको बताया तो फिर उससे आगे जाके मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। जो एक्लेमेटाइज हो चुका था मेरा दोस्त, उससे भी ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग बन गई। और जाके मेरा दोनों सक्सेस हुआ, और सक्सेस होने के बाद मैंने फर्स्ट कॉल मेरा हस्बैंड को किया कि
हो गया। उसके बाद कॉल किया कि हाँ मैं यहाँ पे मेरा ये जो सक्सेस हुआ है 2 वीक, उन्होंने सामने से बोला हाँ ठीक है बोला है ना। मैंने बोला ये बात आप माँ को भी बताओ, तो उन्होंने बोला तुम खुद बताओ, बोल के वो फोन रख दिया। तो वो उसका गुस्सा होना ये वो तो जाएगी। तो फिर उसके बाद मैंने अपने घर पे फोन किया, मम्मा पापा को फोन किया। उसके बाद घर आए लौट के, तो हमारा एक फैमिली गैदरिंग हो गया घर पर कि अब इसको हाँ मेरा इन लॉज सब बैठ के एक माहौल बन गया, मीटिंग सा बन गया। तो सबने बोला, मेरा जीजाजी वो सब बैठे थे, सब लोग ने बोला, मेरा सास ससुर सब थे। तो अब ये इसको तो रोकने से नहीं रहा, ये रोकने वाली से में नहीं है, तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ बोलो हम क्या करें। तो रास्ता खुल गया। हाँ उसके बाद मेरा इन लॉज ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत बड़ा हाथ है उन लोगों का इस सक्सेस के लिए। उसके बाद मैं मायके चली गई, और मायके चले जाने के बाद मेरा मम्मा ने कहा तुम्हारा जो सपना था माउंटेन का अब जाके तुम्हारा पूरा हो गया। तो मैंने धीमे से आवाज में मैंने बोले अब तो सबसे बड़ा माउंटेन आप तो सुन ही हुआ है। हाँ। तो मुझे लगा था कि मेरा पापा ने नहीं सुना होगा, तो वो सामने से तड़क से आवाज देंगे कि अब फिर तुम माउंटेन जाने की बात करने वाली हो या कुछ ऐसा कुछ करने वाली हो, तो तुम ठान लो कि मैं तुम्हारे लिए मर गई। पापा ने बोला वो सुनने के बाद मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मैंने सामने से कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम है हाँ वो मालूम था कि पापा ने ये ऐसा क्यों बोला। और पापा मुझे बहुत प्यार करती है, वो इसीलिए वो मुझे किसी भी तरह से रोकना चाहती है। तो मुझे मालूम था उनका वो फीलिंग्स क्या है, क्यों उन्होंने ये बताए। तो मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, मैं कमरे में चले गए और रोके बैठे। तो उसके बाद मैंने ठान लिया एक बार सक्सेस करो तो इनको मना लूंगी, ऐसा कुछ ठान लिया। দৰ্শকসকল এইগৰাকী কল্পনা মহাজন 2017লৈকে সেই ঘটনা যাত্ৰাটো আগবাঢ়ি গৈ আছে, কিন্তু সেই যাত্ৰাটো ইমান ফৰকাল নাছিল। কিন্তু এইগৰাকী কল্পনা মহাজনৰ 2018 চনত যিটো কাহিনী সেয়া শুনিলে আপোনালোকৰ আচৰিত হ'ব। 2018 চনৰ 23 মে'ত তেওঁ সাউথ নেপালৰ পৰা তেওঁ হিমালয়লৈ গ'ল, এভাৰেষ্টলৈ গ'ল। আকৌ 2019 চনত 2019ৰ 23 মে' তেখেতে সাউথ চাইনা টিবেটিয়ানৰ পৰা তেখেত আকৌ এভাৰেষ্টলৈ গ'ল। 2018 চনৰ 23 মে'ত যাত্ৰা আৰম্ভ, সেয়া নেপালৰ পৰা। আকৌ 2019 চনত 2019ৰ 23 মে' তেওঁ চাইনা টিবেটিয়ানৰ পৰা তেওঁ আকৌ এভাৰেষ্টলৈ গ'ল, আৰু তাৰ পৰা তেওঁ নেপাল চৰকাৰৰ পৰা তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰিলে হয় না, ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'ল। তেওঁ প্ৰথমগৰাকী নেপালী জাৰ্নেলিষ্ট যিগৰাকী মাউণ্টেইনিং কৰিলে, এভাৰেষ্টলৈ গ'ল। গতিকে সেই সাহসৰ প্ৰতীক মোৰ সন্মুখত বহি আছে কল্পনা মহাজন। तो 2017 के बाद 2018 के लिए आपका ये प्रैक्टिस वगैरह कैसे शुरू हुआ? हाँ वो उसके बाद फैमिली सपोर्ट भी मिल गया, अब एक सुकून सा हो गया था मेरे लिए, क्योंकि वो छुप कर रही थी तो बहुत मेंटली स्ट्रेस था मेरे लिए। तो अभी तो ये मेंटली स्ट्रेस वाला तो एक हिसाब से सेटल डाउन हो गया था अब। और हमारा जो स्पॉन्सर ये वो करके वो भी आ गए, वो होते होते हम लोग निकल गए एवरेस्ट के लिए 2018 में। हाँ 2018 को 23 मई को हाँ वो 2023 मई में तो हम पहुंची एवरेस्ट के टॉप में पहुंची। तो पहले होगा इसके हम निकले और हमारा ट्रैकिंग जर्नी शुरू हुआ काठमांडू से लुकला फ्लाइट से बेस कैंप तक 7 डे का ट्रैकिंग, उसके बाद बेस कैंप। तो बेस कैंप में हम लोग रहे 1 वीक। वो 1 वीक हम बेस कैंप में रहने के टाइम में हमारा जो शेरपा भाई है और जो शेरपा भाई लोग है उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है कि रूट सेट करो और टेंट सेट करो, क्लाइंबर का खाने पीने का देखो, सब कुछ शेरपा
जो एक लोग कर रहे थे, और एक क्रू मेंबर होता है किचन क्रू। किचन क्रू का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उन लोगों को इन लोगों को कौन सी चीज खिलाए क्या नहीं, वो सब इन लोग डिसाइड करते हैं। सो ये एक टीम वर्क सा हो जाता है, क्योंकि मैं अकेले में ही एवरेस्ट क्लाइंब सक्सेस करूं ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब कुछ टीम वर्क की तरह ही काम होता है। तो उसकी तरह हम लोगों ने नेपाल साइड में जो 5 जर्नलिस्ट टीम था हमारा, लेकिन हमारा एक दोस्त जा नहीं पाए, वो भी बीमार होकर वो बेस कैंप में वेट करने लगे हमारा, और हम लोग चले गए। सो फर्स्ट एक्लिमेटाइजेशन हुआ, उसके बाद हम समिट पोस्ट के लिए चले गए थे। ये एक्लिमेटाइजेशन ये सब शुरू होने से आगे हमारा यहाँ पे साइड होता है कि माउंटेन को हम पूजा करते हैं, कि हमारा ये एक्सपीडिशन शुरू होने के आगे शेरपा भाई लोग और एक्सपीडिशन का टीम सब लोग इकट्ठे होके हम पूजा करते हैं कि हमारा जो भी एक्सपीडिशन, उसके लिए हमने जो भी माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करने हैं उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं, और उनके ये सफलता के लिए प्रे भी करते हैं हम लोग। सो इस तरह से हमारा वो ट्रेनिंग और एक्सपीडिशन जो भी है, एक्लिमेटाइजेशन के बाद 0 विन बोलते हैं हम, और इसके टाइम पे भी हमारा वो जो होता है कि क्या आपका वो लाइन जिस तरह से हमारा वो रूट सेट होता है ना, वो तो आज एक रूट से गया तो वापस आने के टाइम पे तो वो रूट चेंज हो चुका है। तो ये सब कुछ टेक केयर शेरपा लोग करते हैं। शेरपा लोगों को इसकी टीम में जो टीम सब कुछ हैंडलिंग, वो आइस फॉल डॉक्टर के नाम से एक ग्रुप बनेगा वहाँ पर। उन लोग सब कुछ कहाँ पे लेबर रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, कौन सी रूट यूज करना है, ये सब कुछ वो लोग डिसाइड करेंगे और वो सेट करेंगे। उसके बाद और एक्सपीडिशन का जो जर्नी है वो शुरू हो जाता है। तो वो दिन आपको हमेशा याद रहेगा, है ना? 2018 का 23 मई एंड 2019 23 मई, ये दोनों सक्सेस आपका जीवन का बहुत महत्व रखते हैं। उसके बाद आपको इतना अच्छा वाला ये सम्मान मिल गया। हाँ, वो क्या है कि 2018 में सक्सेस होने के बाद जो भी हमारा सोसाइटी है, जिसका भी ये मानना है कि ये हमारी सोसाइटी के लिए नहीं है, लेकिन कल्पना ने तो सक्सेस करके दिखाया। तो अब जो सक्सेस के बाद तो लोग आपके पीछे ही चलेंगे ना, आपको मानने ही लगेंगे। हाँ, वो फील मैंने किया, क्योंकि बिफोर सक्सेस अनसक्सेस का दौरान भी मैंने देखा, और ये सक्सेस के बाद का वो भी मैंने देखा। तो मुझे क्या लगा कि ये मेरा जो 7 डे कोमा के बाद वापस आना, ये सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो 2019 में तिब्बत साइड से फिर जाने का प्लान हो गया। तो हमारा एक गुरु, हमारा मेंटर है रविंद्र महाजन, हम लोगों ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि बैक टू एवरेस्ट में कुछ ना कुछ प्लानिंग करके जाना चाहिए। तो हमारी एक इच्छा थी कि माउंटेन को क्लीनिंग करूं, लेकिन अब मैं तो नॉन शेरपा हूँ, एवरेस्ट पे या किसी भी माउंटेन पे ज्यादातर जाने के लिए तो मुझे वो संभव नहीं होगा। इसलिए कुछ एज अ वुमेन, कुछ वुमेन इश्यू पे काम करो या कुछ वुमेन के गोल्स के लिए काम करो, क्योंकि अब तक तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। क्योंकि आपको देखते हैं लोग, है ना, जो नया लड़के बच्चे लोग हैं, जो लड़की लोग हैं, वो देखते हैं हम भी कल्पना दीदी जैसा बनना चाहते हैं। जैसे कल्पना चावला, कल्पना बोले तो हमेशा हमको याद आता है कल्पना चावला। ये ड्रीम है सबका, उनका जैसा बनना है। तो आप जिस कम्युनिटी से आए हैं वहाँ लड़की लोग को इतना चांसेस नहीं मिलता है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। तो अभी जो आप उन लोगों के लिए आइडल बन गया, तो आपका एक बहू के हिसाब से देखे तो ये बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि
अनमैरिड जो बेटी है उन लोगों के लिए तो चांसेस हाई है, हाँ। वो होता है ना। लेकिन शादी के बाद का जो लाइफ है एक किस्म का, अब वो मम्मा पापा का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम ये करो या ना करो, मामा बोलने पापा का। बोल नहीं सकते, तो ये सब कुछ ससुर सास ससुर और आपका जो हस्बैंड बोले वही करो, इस टाइप का एक सोसाइटी में यही तो रहा है ना। तो वो किस्म का हो, इतना ही नहीं, हम सोसाइटी में देखे तो कुछ लोग नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हम कर नहीं सकते ऐसा बोले, और तरह से कोई आए तुम कर नहीं सकते ये बोल रहा है, कल्पना को देखो, कल्पना ने तो एवरेस्ट किया है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल सा कुछ देने लगा। तो वो मैंने खुद सुनना तो बहुत अच्छा लगा। जो 14 वाला वो जो सुन के मेरा जो कान पक गया था, उसके एक रिलीफ सा, एक मलम सा लग गया था मेरे लिए। इसी वजह से हमने एक स्लोगन लिया, कल्पना महाजन बैक टू एवरेस्ट, अ कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज थ्रू एजुकेशन बोल के। क्या अच्छा बात है वो, क्योंकि मैंने सर्च किया कि मुझे वुमेन के एजेंडा पे काम करना है, क्या काम करना है। लेकिन वुमेन के एजेंडा को देखा तो बहुत सारे एजेंडा है, डोमेस्टिक वायलेंस और ये वुमेन का बहुत इश्यूज और जो हमने देखा, उसके आगे मुझे कुछ करने के लिए था नहीं, तो एजुकेशन इज बेस्ट लगा मुझे। क्योंकि हमारा अगर आप बच्चे लोगों को एजुकेशन देंगे तो अभी तो उनका मन का जो बंद खिड़की है तब खुलेगा, उसका वो सोचा, जो भी उसका सोच आएगा वो भी तो ब्रॉड होगा। तो मुझे लगा ये सही है कि मैं गर्ल्स एजुकेशन पर काम करूँ। जो जब आप नेपाल सरकार ने आपको इतना अच्छा आप अवार्ड दिया, नहीं उसके लिए क्या किया हमने, हमारा मिनिस्ट्री, हमारा वुमेन एंड चाइल्ड एंड वुमेन मिनिस्ट्री से नेशनल फ्लैग भी लेके गई, और उनके साथ वापस आने के बाद मैं काम करूंगी, ऐसा कुछ हमारा बात हुआ था। और हम चले गए ये स्लोगन लेके, और हमने स्टार्टिंग ये चाइल्ड मैरिज के, ये एजुकेशन के लिए हमने काम अपना जो शुरुआत किया, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट पे किया, अपने जगह पे किया, क्योंकि लोकल लोग तो वहाँ पे चाइल्ड मैरिज किसी ने अभी कर नहीं रहा। वो क्या है कि जो गांव से आ रहे हैं, जो यहाँ पे आके रह रहे हैं, जो छोटा सा मजदूरी कर रहे हैं, और वो लोग अपने बेटी बेटों को कम्युनिटी स्कूल में डाल रहे हैं। तो हम एक बार देखे तो वो कम्युनिटी स्कूल जिसको हम अर्बन पोर के हिसाब से भी देख सकते हैं। अर्बन पोर का लोगों को ज्यादातर वो ध्यान नहीं जाता वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जाके देखा तो बहुत इश्यूज है। तो इसीलिए मैंने ये अपने डिस्ट्रिक्ट में जितना भी कम्युनिटी स्कूल है वहाँ पे जाके ये चाइल्ड मैरिज का अवेयरनेस का प्रोग्राम कैंपेन करना है, और जिसको भी कुछ भी जरूरी हो एजुकेशन मटेरियल में अथवा एजुकेशन के लिए जो भी जरूरत चीजें हो मैं सपोर्ट करूंगी बोल के अभी मैं इसमें काम कर रही हूँ। ये आपका नया मिशन है? हाँ, ये मेरा नया मिशन है। क्योंकि कितने दूर तक सक्सेस हुए आप? मुझे अभी तो मैंने इतना सक्सेस हुई हूँ इसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना के बाद मैंने काम शुरू कर पाई हूँ। तो मेरा अपना जो मिशन है वो जारी है, और मेरा जो मानना है कि अब का 5 इयर्स तक मैं इसमें काम करूंगी, और इस 5 इयर्स के दौरान मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को एक हिसाब से चाइल्ड की जितना भी ये प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज करूंगी। और हो सके तो चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सके तो मिनिमाइज करूंगी, ऐसा कुछ प्लान बना के काम कर रही हूँ। वो बहुत अच्छा है, और इसमें सर आपको आप लोगों का कम्युनिटी का लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला है। हाँ, वो कम्युनिटी की हमारी स्पेशल, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी लोकल जो कम्युनिटी है वहाँ अपने आप उन्होंने चाइल्ड मैरिज वो नहीं किया है, लेकिन जो बाहर से आके वहाँ पे रह रहा है उन लोगों में ये हो रहा है। तो हमको ये अवेयरनेस क्रिएट करना है। जो अभी बोले तो कोई बोलता हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ किसने करता है चाइल्ड मैरिज, ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन है, क्योंकि वो आपको देखे तो जो हेल्प पोस्ट की रिपोर्ट
देखे तो वहाँ पे हाँ। जो किसी भी ने किया हो, ऑफिशियल डाटा में आपका आ जाए तो आपने किया ना। हाँ, तो हाँ। इसीलिए उस पे काम करना बहुत जरूरी है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि जो माउंटेनर है, पर्वत आरोही है, हम असमिया में पर्वत आरोही बोलते हैं, उन लोगों को माउंटेन पर्वत में बार बार पुकारते हैं। एक बार एवरेस्ट चला गया तो उसको एवरेस्ट में बार बार पुकारते हैं। आपको भी पुकारा है अभी? नहीं, वो मेरा मानना क्या है कि शुरुआत से ही मेरा एक्सपीडिशन का जो मेरा रीजन, एक रीजन की वजह से मैं माउंटेन गई हूँ। तो अब मेरे लिए दूसरा माउंट एवरेस्ट बन गया मेरा एजेंडा। इसको मैं सोशल माउंटेन भी बोल रहा हूँ अभी। क्योंकि माउंटेन का जितना रिस्क, जितना प्रॉब्लम हमने देखा है, हमने सहा है, हमारे ऊपर हुआ है, सेम ये सोशल माउंटेन जो मैंने चाइल्ड मैरिज का इश्यू को बोल रहा वो भी सेम ही है। तो अगर मैं इस तरह की एक्टिविटीज को सक्सेस करने की, पता नहीं, माउंट एवरेस्ट तो मैंने सक्सेस किया, अब ये मेरा सोशल माउंट एवरेस्ट जो है इसको सक्सेस करने का मेरा इरादा है। तो इसमें मैं फोकस हूँ, इसीलिए भी शायद मेरा वो भगवान ने मुझे साथ दे रहा है। क्योंकि माउंट ब्लांक फ्रांस में है और फ्रांस नो चाइल्ड राइट के नाम पे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। जो सस्टेनेबल गोल हमारा है, वो सस्टेनेबल गोल में जो एक एजेंडा चाइल्ड मैरिज का भी आता है, तो नो चाइल्ड राइट के नाम में फ्रांस में बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो हम वहाँ पे मेरा ये जो मैसेज है वहाँ से स्प्रेड करने के लिए शायद माउंट ब्लांक ठीक रहेगा। देख के पता चलता है जो आप ठान लेते हैं वो हो जाता है। यही आपका पर्सनालिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप आए, आप आसाम आए, गुवाहाटी आए और हम लोग को बीच में आए, आपको मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप लोगों से मिलने से हम लोग का मन में भी साहस बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, मेरा जो भी है वो यहाँ पे रखने के लिए। और मैं आसाम आए हुए 5-6 दिन हो गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं दूसरी कंट्री में हूँ या इंडिया में हूँ, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। क्योंकि जो भी लोग मिले, बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, उन्होंने बहुत मुझे इज्जत दी। तो इन सभी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया इसी मंच से, इसी प्लेटफॉर्म से देना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एसोसिएशन ने भी बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत स्नेह मिला। और माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने भी एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया जिसके आगे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ साथ हमारा नेवार ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, ये जो आसाम का हमारा LB प्रधान सर, उनको भी मैं यही प्लेटफॉर्म से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम और हमारे एक सीनियर सर है विद्युत प्रसाद कायस्थ, हम दोनों को यहाँ बहुत सम्मान मिले, बहुत खुश हुआ हम। और ये दोस्त, ये हमारा जो एक दोस्ती अभी शुरू हुआ है हमारा, वो मनाली से शुरू हुआ, जो जॉर्जेस कोर्स के लिए हम आए थे, उर्मी और हमारी वो माधुरिया, मैं माधुरी दीक्षित भी बोलती हूँ उनको। वो दोनों दोस्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर। हाँ, हमेशा आपको याद रखेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्पना। দৰ্শকসকল, এগৰাকী কল্পনা মহাজন অতি সাহসী এগৰাকী নাৰী। আমি বহু কথা শিকিলোঁ তেওঁৰ পৰা। আমি অসমীয়াত এষাৰ কথা কওঁ, সাহসী লক্ষ্মী, তাৰ এক জ্বলন্ত নিদৰ্শন কল্পনা মহাজন। আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটি আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু কল্পনা মহাজনক আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ বন্ধু ময়ূৰ মহন্ত আৰু উৰ্মি মহন্ত, তেওঁলোকে আমাক বহুত সহায় কৰিলে। মই দুয়োগৰাকী পৰ্বতাৰোহীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰাৰ বাবে। আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ, আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত আমাক লিখি দিব। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিলে আমি উপকৃত হ'ম। আৰু বিশেষভাৱে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ বাবে আমি সদায় হেঁপাহেৰে বাট চাই থাকোঁ। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।